जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी या फिर अन्य वनडे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हमारे सामने प्रोमा पब्लिकेशन की एक पुस्तक है करंट माइस्ट्रो, जो कि बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लगी हमें, इसीलिए हमने इसके संपादक से अनुमति ली इसको आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसके संपादक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ये अर्धवार्षिकी है और धीरे धीरे विभिन्न वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में इसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ये विभिन्न चैप्टर हैं। ये प्रमुख परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, संवैधानिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण परिदृश्य, बाकी संक्षिप्तकी में योजना, परियोजना, संधि, समझौते, सम्मेलन, चर्चित व्यक्ति आदि हैं। इसमें जो खास है ये नीचे यहाँ पे बिहार समसामयिकी स्पेशल यहाँ पे दिया गया है और चर्चा में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है कि वर्तमान में जो जिस क्षेत्र में कोई मुद्दा चर्चित रहा उसके बैकग्राउंड में जाके उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है कि करंट से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो तो इसमें मिलेंगे ही, प्लस जो बैकग्राउंड से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो भी यहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो। ठीक है, चैप्टर है प्रमुख परिप्रेक्ष्य। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022। इसको देखते हैं। आयोजन तिथि एवं आयोजक देश 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल स्टेडियमों की संख्या, आयोजन स्थल कतर में, स्टेडियमों की संख्या 8। संस्करण जो है 22वां था। शामिल टीमों की संख्या 32 थी। खेले गए मैचों की संख्या 64। फाइनल मैच जो है 18 दिसंबर 2022 को कतर के लुसैल स्टेडियम में, ठीक है, 18 दिसंबर को कतर का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब इस विश्व कप का विजेता कौन? विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता फ्रांस, तीसरा स्थान क्रोएशिया को प्राप्त हुआ, चौथा स्थान मोरक्को को। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से पराजित कर खिताब जीता। फाइनल मैच में अतिरिक्त समय के बाद तक दोनों देश 3-3 गोल से बराबरी पर थे। यह अर्जेंटीना का तीसरा विश्व कप खिताब। इसके पहले 1978 और 1986 में भी अर्जेंटीना विश्व कप खिताब जीत चुका है और ये 2022 में जीता। विश्व कप में फ्रांस की स्थिति देखेंगे। फ्रांस चौथी बार विश्व कप फाइनल में पहुंचा था। इसके पहले 1998, 2006 एवं 2018 में वो फाइनल में पहुंच चुका है। फ्रांस ने 1998 और 2018 में विश्व कप खिताब जीता था। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? फ्रांस के फॉरवर्ड खिलाड़ी किलियन एम्बापे को विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया। किलियन एम्बापे विश्व कप फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं, वर्ष 1966 में इंग्लैंड के जोफ हर्स्ट के बाद। ठीक है, विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को विश्व कप 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया। लियोनेल मेसी को 7 बार बैलन डी ओर ट्रॉफी प्रदान की गई है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा? अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को विश्व कप 2022 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया और गोल्डन ग्लव अवार्ड प्रदान किया गया। अन्य पुरस्कारों में देखेंगे। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडेज को प्रदान किया गया। इंग्लैंड फुटबॉल टीम को फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी प्रदान की गई। आगे देखते हैं विशेषताओं में। यह अरब जगत या मुस्लिम जगत अथवा मध्य पूर्व के देश में आयोजित पहला विश्व कप है। वर्ष 2002 में दक्षिण कोरिया और जापान में संयुक्त रूप से आयोजित विश्व कप के बाद एशिया में आयोजित यह दूसरा विश्व कप है। यह गर्मियों यानी कि जून और जुलाई के बजाय सर्दियों नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप है। इस विश्व कप की पुरस्कार राशि
$440 मिलियन थी। अब विश्व कप का लोगो, शुभंकर और स्लोगन। विश्व कप 2022 के लोगो को लिस्बन, पुर्तगाल स्थित ब्रांडिंग एजेंसी ब्रांडिया सेंट्रल द्वारा डिजाइन किया गया था। लोगो में बरगंडी और सफ़ेद रंग शामिल हैं, जो कतर के राष्ट्रीय ध्वज का पर्याय हैं। लोगो का आकार 8 जैसा है, जो विश्व कप के आयोजन हेतु निर्मित 8 स्टेडियमों का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व कप 2022 का स्लोगन नाउ इज ऑल था। विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर मैस्कट लाइव था। लाइव अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अति कुशल खिलाड़ी। अन्य विशिष्ट तथ्य देखेंगे। मोरक्को फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। ठीक है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के सभी नॉकआउट चरणों में 1 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। फीफा विश्व कप में ब्राज़ील को पराजित करने वाला कैमरून पहला अफ्रीकी देश बन गया। कतर विश्व कप में अपने सभी मैच हारने वाला पहला मेज़बान देश बन गया। मेज़बान देश कतर विश्व कप 2022 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी। भारत के विनय मेनन विश्व कप 2022 में बेल्जियम फुटबॉल टीम के वेलनेस कोच थे। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और स्पेन के पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास ने लुसेल स्टेडियम में फीफा विश्व कप ट्रॉफी जूल्स रिमेट ट्रॉफी का अनावरण किया। दीपिका पादुकोण फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली भारतीय और पहली वैश्विक अभिनेत्री हैं। विश्व कप का 23वां संस्करण। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के 23वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2026 में कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें विश्व की कुल 48 फुटबॉल टीमें शामिल होंगी। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, ये नया सेगमेंट जोड़ा गया है इसमें। फुटबॉल विश्व कप राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों के बीच आयोजित एक पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है। फीफा द्वारा आयोजित यह टूर्नामेंट प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है। यह पहली बार 1930 में उरुग्वे में खेला गया था। इसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व कप खिताब जीता था। फीफा विश्व कप 2018 रूस में आयोजित हुआ था, जिसे फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर जीता था। अगला चैप्टर है G20 शिखर सम्मेलन 2022। सामयिक संदर्भ। 15 से 16 नवंबर 2022 के मध्य बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, सरकार प्रमुखों का 17वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके मुख्य बिंदु हैं। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की। मुख्य विषय इस सम्मेलन का रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर था। सम्मेलन के अंत में बाली घोषणा पत्र जारी किया गया। सम्मेलन में भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। G20 2023 की अध्यक्षता। सम्मेलन के अंत में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने G20 देशों के राज्य शासन प्रमुखों के 18वें शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत को सौंपी। यह सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होगी। यह पहला अवसर है जब भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्या आप जानते हैं 30-31 अक्टूबर 2021 को रोम, इटली में G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद वर्ष 1999 में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। बाद में इसका उन्नयन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर किया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया। वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। सदस्य। G20 संगठन में 19 देश, क्षेत्र एवं यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के अलावा ये सदस्य इस प्रकार हैं। महाद्वीप और देश। उत्तरी अमेरिका में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं। दक्षिणी अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील हैं। अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका है। यूरोप से फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम है।
एशिया से रूस, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। ओशनिया से ऑस्ट्रेलिया शामिल है। बाली की भौगोलिक स्थिति। बाली जावा द्वीप के पूर्व एवं लोम्बोक द्वीप के पश्चिम में अवस्थित है। बाली एवं जावा के मध्य बाली जलसंधि है। बाली में माउंट अगुंग सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे मदर माउंटेन भी कहा जाता है। बाली एवं लोम्बोक द्वीप को लोम्बोक जलसंधि अलग करती है। यह जलसंधि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। भारत में G20 की वेबसाइट, लोगो और थीम। इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट, लोगो और थीम को लॉन्च किया है। वर्ष 2023 की G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। मुख्य बिंदु क्या है? G20 2023 का थीम वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, जो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत 1 दिसंबर को G20 की प्रेसिडेंसी G20 के मौजूदा अध्यक्ष इंडोनेशिया से ग्रहण किया। भारत की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर 2023 तक जारी रहेगी। G20 का लोगो भारत के नेशनल फ्लैग से प्रेरित है, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग शामिल है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के साथ दर्शाया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है, जो पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के गृह समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियों का भी अलग महत्व है, जो 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही यह संगीत के 7 स्वरों की संख्या को भी दर्शाता है। भारत के G20 प्रेसिडेंसी की वेबसाइट www.g20.in को भी पीएम मोदी ने लॉन्च किया। साथ ही मोबाइल ऐप G20 इंडिया वेबसाइट के अलावा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप G20 इंडिया भी जारी किया गया। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 प्रदान किए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? शरद कमल अचंता, जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार जिन खिलाड़ियों को दिया गया उनके नाम हैं सीमा पुनिया एथलेटिक्स से, एल्दोस पाल एथलेटिक्स से, अविनाश मुकुंद सबले एथलेटिक्स से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय HS बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, आर प्रज्ञानानंद शतरंज, दीप ग्रेस एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सैकिया लान बाल, सागर कैलाश ओवलकर मल्लखंभ, एलावेनिल वलारिवान निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन वुशु, मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पैरा बैडमिंटन, जेरलिन अनिका जे डैफ बैडमिंटन। ये थे अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? कोच का नाम और खेल यहाँ पे उल्लिखित है। जीवन जोत सिंह तेजा ये तीरंदाजी से हैं, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग से, सुमा सिद्धार्थ सरूर पैरा निशानेबाजी से, सुजीत मान कुश्ती से। लाइफ टाइम श्रेणी में जो है जिनको दिया गया दिनेश जवाहर लाल क्रिकेट से, बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल से, राज सिंह कुश्ती से। आगे देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार खिलाड़ी का नाम खेल, अश्विनी अकुंजी सी एथलेटिक्स, धमबीर सिंह हॉकी, BC सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। विकास के लिए खेल लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया। क्या आप जानते हैं, खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसी खूबियां दिखाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कॉर्पोरेट संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और उनके विकास में प्रत्यक्ष भूमिका निभाई है। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022 सामयिक संदर्भ क्या है। अक्टूबर 2022 में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। भौतिकी के क्षेत्र में 4 अक्टूबर 2022 को घोषणा। प्राप्तकर्ता एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन एफ क्लाजर संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, एंटन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। पुरस्कृत कार्य जटिल फुटानों के साथ प्रयोग, बेल असमानताओं के अतिक्रमण और क्वांटम सूचना विज्ञान अनुसंधान हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया। रसायन के क्षेत्र में घोषणा 5 अक्टूबर 2022 को होती है। प्राप्तकर्ता कौन है? कैरोलिन आर बर्टोजी यूएसए के, मोर्टेन मेडल डेनमार्क के बेरी शार्पलेस यूएसए के। पुरस्कृत कार्य क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में घोषणा होती है 3 अक्टूबर 2022 को। प्राप्तकर्ता स्वांते पाबो जो कि स्वीडन के हैं। कार्य है इनका विलुप्त होमिनिन और मानव उद्विकास के जीनोम से संबंधित खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में घोषणा होती है 6 अक्टूबर 2022 को। प्राप्तकर्ता एनी एर्नॉक्स फ्रांस के हैं। पुरस्कृत कार्य साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति के अंतस व्यवस्थाओं एवं सामूहिक बाधाओं को उजागर करने वाली उनकी लेखनी के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा 7 अक्टूबर 2022 को होती है। प्राप्तकर्ता कौन है? एल्स बियालियात्स्की, ये बेलारूस के हैं। रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। कार्य इनका क्या रहा? शांति और लोकतंत्र हेतु सिविल सोसाइटी के महत्व का प्रदर्शन करने के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2022 को घोषणा होती है। बेन एस बर्नाके जो कि यूएसए के हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड ये भी यूएसए के हैं और फिलिप एच डिबविग ये भी यूएसए के हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका कार्य क्या है? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार का इतिहास। संस्थापक इसके अल्फ्रेड नोबेल स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी थे। जन्म इनका 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था।
अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन आधारित डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसे 1867 ईस्वी में उन्होंने पेटेंट करवाया था। नोबेल पुरस्कार से संबंधित अन्य तथ्यों पर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1900 में निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की। वर्ष 1901 में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 1968 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा किया गया। वर्ष 1969 में प्रथम बार अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? भौतिकी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, रसायन और अर्थशास्त्र, स्टॉकहोम स्वीडन, चिकित्सा, नोबेल असेंबली, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम स्वीडन, साहित्य, स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन, और शांति, नॉर्वे, ओस्लो की संसद द्वारा चयनित समिति। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी के क्षेत्र में विल्हेम कॉनरेड रोंटगेन, रसायन जैकोबस हेनरिक्स वान टी हॉफ, चिकित्सा एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग, साहित्य सुल्ली प्रोडहोम्बे, शांति जीन हेनरी ड्यूनांट, रेड क्रॉस के संस्थापक हैं ये, और फ्रेडरिक पेसिको। अर्थशास्त्र रैगनर फ्रिस्क और जैन टिनबर्गेन। आगे सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला वर्ष 2014 में, उम्र थी 17 वर्ष। और विलियम लॉरेंस ब्रेग, ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे, भौतिकी के क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया 1915 में, उम्र थी 25 वर्ष। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुड इनफ, जर्मनी के थे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, उम्र थी इनकी 97 वर्ष। आर्थर एस्किन यूएसए के थे, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2018 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, उम्र थी उस समय 96 वर्ष। अब एक से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से हैं, यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है, इसको देखते हैं। जॉन बर्दीन, इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला 1956 और 1972 में। मैरी क्यूरी को भौतिकी के क्षेत्र में 1903 में तथा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1911 में। लिनस पॉलिंग, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1954 में, शांति के क्षेत्र में 1962 में। फ्रेडरिक सेंगर, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको 1958 और 1980 में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ICRC, इसको शांति के क्षेत्र में 1917, 1944, 1963 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। UNHCR, शांति के क्षेत्र में इसको भी 1954 और 1981 में नोबेल मिल चुका है। ठीक है, तो अगर प्रश्न यहाँ पे पूछ दे कि किसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो ICRC को यहाँ पे 3 बार शांति के क्षेत्र में 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय एवं भारतीय मूल के व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला, कविताओं के पुस्तक गीतांजलि के लिए। आगे चंद्रशेखर वेंकटरमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है 1930 में, रमन प्रभाव 1928 की खोज के लिए। इसमें यह दर्शाया गया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंगदैर्घ्य की किरणें भी मौजूद रहती हैं। ठीक है, आगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला, व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन नक्षत्रों में सिद्धांत प्रतिपादन के लिए। इन नक्षत्रों के द्रव्यमान के लिए निर्धारित सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। हरगोविंद खुराना, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला 1968 में, आनुवांशिक कोड की व्याख्या की एवं प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में, 1979। निर्मल हृदय एवं मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक थी ये, युगोस्लाविया मूल की भारतीय नागरिक थीं। वेंकटरमन रामाकृष्णन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला, राइबोसोम की संरचना और उसके काम पर अध्ययन के लिए। कैलाश सत्यार्थी, वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में इनको
नोबेल प्राइज़ मिला। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। अभिजीत बनर्जी, इनको वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। वैश्विक गरीबी उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए। उनके साथ उनकी पत्नी एस्थर डफलो एवं माइकल क्रेमर को भी यह पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया। 16वीं क्वींस बैटन रिले। इससे पहले 16वीं क्वींस बैटन रिले का शुभारंभ 7 अक्टूबर 2021 को बकिंघम पैलेस में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा किया गया। भारत में बैटन की वाहक और चेंज मेकर विनीशा उमाशंकर थीं। भारत में बैटन 12 से 15 जनवरी 2022 के मध्य नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ले जाई गई। 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल का। राष्ट्रमंडल का उद्घाटन समारोह अलेक्जेंडर स्टेडियम बर्मिंघम में आयोजित हुआ। शुभंकर पेरी एक बहुरंगी बैल था। इन खेलों में 72 देशों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह हॉकी और पीवी सिंधु बैडमिंटन के खिलाड़ी थे। वहीं समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक निखत जरीन और अचंत शरत कमल थे। शामिल 4 नए खेल कौन से थे? महिला T20 क्रिकेट, मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल। आगे देखते हैं इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। 136 मेडल महिला प्रतिस्पर्धा में दिए गए, जबकि 134 मेडल पुरुष प्रतिस्पर्धा में दिए गए। बर्मिंघम 2022 इंग्लैंड में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीटों ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की। गोल्ड कोस्ट 2018 में पिछले संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 66 पदक जीते थे, जिसमें 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक थे। इस तरह भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था। निशानबाजी के खेल ने गोल्ड कोस्ट 2018 में 66 पदकों में से 16 पदक जीतने में मदद की। हालांकि बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम से निशानेबाजी खेल को हटा दिया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के जीते गए कुल 503 पदकों में से 135 पदक निशानेबाजी में आए, जो किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे अधिक रहे। वर्ष 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल के दौरान जीते गए भारतीय निशानेबाजों के 30 पदक भी शामिल है। इसकी वजह से भारत ने इतिहास में अपने सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स का लुत्फ उठाया, जिसमें उन्होंने कुल 101 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा की चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर होने से निश्चित रूप से भारत एक पदक से चूक गया। भारतीय कुश्ती दल के ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक रहे। संकेत सरगर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने पुरुषों की 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वहीं मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ 2022 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थीं, जबकि जेरेमी लालरीनुंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। आगे देखते हैं। इसके अलावा सुधीर ने CWG 2022 में पैरा स्पोर्ट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वह पैरा पावर लिफ्टिंग पुरुषों के हैवी वेट वर्ग में चैंपियन बने। इसमें भारत की ओर से सबसे युवा खिलाड़ी अनहत सिंह 14 वर्ष के थे। ये एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं और दिल्ली से हैं। वहीं सबसे उम्रदराज खिलाड़ी सुनील बहादुर 45 वर्ष थे। ये एक लॉन बाउल्स खिलाड़ी हैं।
अचंत शरत कमल भारत के सबसे सफल खिलाड़ी थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय स्वर्ण पदक विजेता ये रहे, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। मीराबाई चानू गोल्ड वुमेन्स 49 किग्रा वेट लिफ्टिंग, जर्मी लाल रिलुंगा गोल्ड मेंस 67 किग्रा वेट लिफ्टिंग, इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे वीडियो होल्ड करके। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जो गोल्ड पाने वाले खिलाड़ी हैं उनका उल्लेख यहाँ पे दिख रहा है। ये थी सारडी। आगे दूसरी ओर देखते हैं। यहाँ पे खेल के आधार पर भारतीय पदक विजेता, तो यहाँ पे कैटेगरी है खेल की, और जो विभिन्न पदक उस खेल में पाए गए हैं। रेसलिंग में देखिए कुल 12 पदक मिले हैं सर्वाधिक, वेटलिफ्टिंग में कुल 10 पदक मिले हैं, एथलेटिक्स में 8 पदक मिले हैं और बॉक्सिंग में 7 पदक मिले हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक लिस्टिंग सारणी दी गई है, इसको देख लेंगे। आगे पदक तालिका में जो विभिन्न देश हैं उनका उल्लेख है। शीर्ष स्थान ऑस्ट्रेलिया को मिला, इसने कुल 128 पदक जीते, जिसमें 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक रहे। इसके बाद इंग्लैंड है, कनाडा है। भारत चौथे स्थान पर 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक मिले, कुल 61 पदक मिले भारत को। 5वें पर न्यूजीलैंड रहा। ठीक है, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस। सामयिक संदर्भ देखते हैं। न्यू डिजिटल यूनिवर्स की थीम के साथ 1 से 4 अक्टूबर तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए तकनीकी युग की शुरुआत करते हुए 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया और इस अवसर पर IMC प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश के दनकौर के छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सौरमंडल के बारे में जानने के लिए एक जीवंत और इमर्सिव शिक्षण को प्रदर्शित किया। एक छात्रा खुशी ने होलोग्राम के माध्यम से मंच पर उपस्थित होकर शिक्षण के अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। डिजिटल कनेक्टिविटी 5G तकनीक आप लोगों को व्यापक लाभ प्रदान करेगी। यह निर्बाध कवरेज, उच्च डेटा दर, कम विलंबता और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रदान करने में मदद करेगी। यह ऊर्जा की खपत में कमी, स्पेक्ट्रम दक्षता और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि करेगी। ये 5G के बारे में यहाँ पे विशेषताएं बताई गई हैं। क्या आप जानते हैं मौजूदा मोबाइल संचार नेटवर्क के विपरीत 5G नेटवर्क एक ही नेटवर्क के भीतर ये अलग अलग उपयोग के संदर्भ में प्रत्येक के लिए आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करेगी। जो 5G में विभिन्न प्रकार के फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं उनका यहाँ उल्लेख किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता जो वर्ष 2014 में 6 करोड़ थे वो अब बढ़कर 80 करोड़ हो गए हैं। ठीक है, 2014 में 100 से भी कम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े थे, किंतु अब इनकी संख्या बढ़कर 1.7 लाख पंचायतों तक पहुंच गई है। भारत में डेटा की लागत दुनिया में सबसे कम है, यह 300 रुपये प्रति GB से घटकर करीब 10 रुपये प्रति GB हो गई है। अगला टॉपिक है PSLV C54 EOS 06 मिशन। 26 नवंबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष संस्था इसरो द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C54 का प्रक्षेपण किया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से किया गया। उक्त प्रक्षेपण यान से EOS 06 उपग्रह एवं 8 नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। प्रमुख बिंदु क्या हैं? इस प्रक्षेपण में इसरो द्वारा 9 उपग्रहों को 2 भिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित किया गया। प्राथमिक उपग्रह EOS 06 को कक्षा 1 में, जबकि 8 नैनो उपग्रहों को कक्षा 2 में प्रक्षेपित किया गया। इस प्रक्षेपण में उपग्रहों को 2 भिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए PSLV C54 के प्रोपल्सन बे रिंग में संलग्न 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्ट का उपयोग किया गया। भू अवलोकन उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 06
ओशनसेट श्रृंखला में तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है। इसका भार 117 किग्रा है। आगे देखते हैं। यह उपग्रह ओशनसेट 2 की सेवाओं को निरंतरता प्रदान करेगा। 8 नैनो उपग्रहों में शामिल हैं INS-2B आनंद, 2 थाईबोल्ट और 4 एस्ट्रोकास्ट। इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान को इंडिया भूटान सेट नाम दिया गया है। आनंद भारत की पिक्सल कंपनी का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन नैनो उपग्रह है। 4 एस्ट्रोकास्ट संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस फ्लाइट इंक के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह हैं। 2 थाईबोल्ट भारत की ध्रुव स्पेस के नैनो उपग्रह हैं। यह प्रक्षेपण उड़ान PSLV की 56वीं उड़ान और PSLV XL संस्करण की 24वीं उड़ान है। क्या आप जानते हैं इसरो के बारे में? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के परिकल्पना के अनुरूप किया गया था। अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन किया गया। श्रीहरिकोटा रेंज SPSR नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह पुलिकट झील के पश्चिम जल में स्थित है, जिसके पूरब में बंगाल की खाड़ी एवं पश्चिम में बकिंघम नहर है। यह 9 अक्टूबर 1971 से परिचालन में है। यहाँ से प्रथम प्रक्षेपण रोहिणी 125 सावनी रॉकेट का किया गया था। 5 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा रेंज का नाम परिवर्तित कर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया। PSLV क्या है? PSLV भारत का तृतीय पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। यह तरल चरण से सुसज्जित भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। इसका पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में किया गया था। 4 चरणों वाले इस प्रक्षेपण यान की लंबाई 44.4 मीटर, सकल भार 320 टन और व्यास 2.8 मीटर है। अगला टॉपिक है LVM-3M2 OneWeb इंडिया मिशन। 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने OneWeb के 36 उपग्रहों को उनकी वांछित कक्षाओं में स्थापित किया। इसरो ने यह उपलब्धि LVM-3 लॉन्चिंग रॉकेट के दूसरी ऑपरेशनल उड़ान के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च कर दिया। यह LVM-3 की 5वीं उड़ान थी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से विदेशी ग्राहक के लिए यह एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। OneWeb पीढ़ी 1 उपग्रह का बैंड और कू बैंड में संचार सुविधा प्रदान करने के लिए बेंट पाइप प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इन्हें ध्रुवीय कक्षीय तलों में व्यवस्थित किया गया है, जहां 1200 किमी की ऊंचाई पर प्रत्येक उपग्रह होते हैं। यह मिशन NSIL एवं नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के मध्य एक वाणिज्यिक अनुबंध का परिणाम था। OneWeb पीढ़ी 1 उपग्रह क्या है? OneWeb वैश्विक संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एवं सरकारों, व्यवसायों एवं समुदायों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पृथ्वी के निम्न कक्षा में स्थापित उपग्रह प्रणाली है। इसमें भारत की कंपनी भारतीय एंटरप्राइजेज एक महत्वपूर्ण निवेशक है। इस उपग्रह प्रणाली में कुल 648 उपग्रह होंगे। क्या आप जानते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है। OneWeb यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। कंपनी की योजना वर्ष 2023 से वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की है। अगला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बैठक। सामयिक संदर्भ क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 4 दिवसीय बैठक भारत की अध्यक्षता में 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक में लगभग 110 देशों ने प्रतिभाग किया। भारत और फ्रांस को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह निर्णय ISA की 5वीं आम बैठक में लिया गया। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ISA के अध्यक्ष होंगे और फ्रांस के क्रिसोला जाचारोपोलू सह अध्यक्ष होंगे। बैठक के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर पेमेंट गारंटी फंड और सोलर इंश्योरेंस फंड की घोषणा की है, जिसके माध्यम से सौर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज लॉन्च हुआ है। ISA असेंबली ने सोलर एक्स ग्रैंड चैलेंज को भी मंजूरी दी। आगे देखते हैं। इसकी सहायता से इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा
साथ ही विशेष रूप से विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों पर फोकस होगा। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य क्या है? कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर। सोलर अलायंस का लक्ष्य आगे आने वाले भविष्य में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, साथ ही अस्थायी सौर ऊर्जा तंत्र स्थापित करना है। इन प्रयासों से एक कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर का सपना साकार हो सकता है। ISA मिशन 2030 यह क्या है? इस संगठन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट करना है, साथ ही उपयोग हो रही टेक्नोलॉजी पर लागत को कम करना है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में दिया गया है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है। इसकी पहल 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना COP21 के दौरान 2015 में ही की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। क्या आप जानते हैं फोटोवोल्टेइक सेल सौर या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सूर्य हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 हैं। आगे फिर से इसकी चर्चा किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।